हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने टोटल 11 लेक्चर्स में आपके ले चुका हूं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, और ये 12th लेक्चर है। तो हमने अभी तक रिकॉल कर लेते हैं सबसे पहले कि हमने पिछली वीडियोस में क्या किया। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में को बताया था कि एक्चुअली में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है। ठीक है, मैंने आपको उसके अंदर कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हमारी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि वो क्या होती है। ठीक है, और नेचर में जो होने वाली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो किस बेस पर वर्क करती है और क्या उनका क्राइटेरिया होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में सारा समझा रखा है, मीन्स एंट्रोपी किस तरह से चेंज होती है उसके अंदर, और मैंने वो बहुत 2-3 एग्जाम्पल्स भी लिए थे उस चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको उन सब एग्जाम्पल्स को समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको उसमें एक एग्जाम्पल लिया था कि जो हीट है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो हमें एक्सप्लेन करता है कि कब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है या स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एक टर्म पढ़ते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, हमने जो टर्म पढ़ी कि एंट्रोपी के बारे में हमने डिस्कस की। हमने कहा कि जब जब एंट्रोपी किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी प्रोसेस के अंदर हमारी जो एंट्रोपी का चेंज आएगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगी। मींस वो नेचर में अपने आप हो रही होगी, या मैं ये कहूं कि हमें बाहर से उस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऐसी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। मींस हीट का फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर सिस्टम, ये प्रोसेस कौन सी होगी? ये प्रोसेस हमारी होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिकॉज हमें बाहर से कोई वर्क नहीं करना पड़ा इस प्रोसेस को कराने के लिए। मींस अपने आप ही हीट का ट्रांसफर होगा। सॉरी, मैं उल्टा हो गया थोड़ा। अपने आप ही हीट का ट्रांसफर होगा, कहां से? हायर टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर से टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी अपने आप हीट का ट्रांसफर होगा। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बट क्या इसका उल्टा सही है? मींस क्या हीट का ट्रांसफर लोअर बॉडी, मींस जो लो टेम्परेचर पर बॉडी है हमारी, उससे हाई टेम्परेचर पर बॉडी जो है उसके अंदर हो सकता है? नहीं, अपने आप नहीं होगा। बट हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर इस प्रोसेस को करवाने के लिए। मींस लो टेम्परेचर से अगर हमें हीट का ट्रांसफर कराना है तो टू अ हाई टेम्परेचर बॉडी, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल वर्क करना पड़ गया तो इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी है या चेंज इन एंट्रोपी जो हो रही होगी वो हमारी नेगेटिव हो रही होगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में अभी तक बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ कि दो तीन फिजिसिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। उन्होंने अपने अपने बिहाफ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, वो हम इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से उन लोगों ने, उन फिजिसिस्ट ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया और किस टर्म बेसिस पे किया। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में जितना भी आपने करवाया है, मैंने करवाया है, अगर वो आपको समझ में आ रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस वीडियो में आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको पिछली वीडियोस में नहीं समझ में आया या आपको कुछ टर्म्स में समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर दीजिए, मैं आपको अगली वीडियोस में उसको ले लूंगा। ठीक है, या आप थोड़ा बहुत गूगल सर्च करके भी देख लीजिए कि उस टर्म का मीनिंग क्या है जो आपको समझ में नहीं आई। वैसे मैंने उसको बहुत इजी तरीके से 2-3 बार आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन किया ताकि आपको उन सब चीजों को बारे में समझ में आ जाए, क्योंकि वो एक बेसिक बनाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब जो हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स को भी हम समझेंगे कि एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपको फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस भी बताई थी कि पिछली वीडियोस में कि एक्चुअली में लिमिटेशंस क्या क्या होती है। सेकंड लॉ के बारे में एक छोटी सी स्टेटमेंट दी थी कि उसने क्या बताता है कि इट स्टेट्स दैट एवरी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम,
उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट, तो वही वो स्टेटमेंट है कि इट स्टेट दैट एवरी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो अपने आप हो रही है उस प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। बस यही जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट है। बट बाद में दो फिजिसिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दी, और वो दो फिजिसिस्ट कौन थे? पहले थे हमारा क्लॉसियस, जिसने बताया हीट का ट्रांसफर किस बेसिस पर हो रहा होगा, और सेकंड थे केल्विन प्लैंक। ये जो केल्विन और प्लैंक है ना, ये दोनों अलग अलग फिजिसिस्ट के नाम है। प्लैंक्स, जिसने प्लैंक कांस्टेंट दिया था h, जिसे हम लिखते हैं, और हम उसके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा था केल्विन, जिसने हमें थर्मोमीटर स्केल दिया, जिसमें हम लिखते हैं ना केल्विन 203 केल्विन टेम्परेचर हो गया, तो ये सब उन्होंने दिया। तो उन्होंने भी, इन दोनों ने मिलकर सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है। तो पहले ये दो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करता है कि ये दो स्टेटमेंट कहते क्या हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कार्नोट एंजिन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट होती क्या। देखो, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहती है कि इनको बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इन सब को छोड़ते हुए, तो ये जो है सिर्फ हमें इतना ही बताते हैं कि कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं हो सकती कि जिसका जो सोल रिजल्ट है, या मैं कहूँ नेट ट्रांसफर ऑफ हीट टेकिंग प्लेस फ्रॉम लोअर बॉडी ऑफ द सिस्टम टू अ हायर बॉडी सिस्टम, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारी कोई बॉडी ए है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है T1, और हम ले लेते हैं दूसरी बॉडी B जिसका टेम्परेचर है T2, और मान लेते हैं कि T2 का टेम्परेचर ग्रेटर देन है T1 का। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी प्रोसेस नेचर में अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा हो वो लोअर बॉडी टू हायर बॉडी टेम्परेचर में हो रहा हो। मीन्स T2 क्या है? हायर है, और T1 क्या है? लोअर है। इसका मतलब क्या है कि हीट का ट्रांसफर जो है हायर बॉडी से लोअर बॉडी तो हो सकता है, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, उसमें तो हो सकता है हीट का ट्रांसफर, बट लोअर बॉडी टेम्परेचर से, मीन्स अगर जो बॉडी हमारी जो लेस टेम्परेचर पे है उससे हाई बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता हीट का ट्रांसफर। तो उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं हो सकती। अगर हमें कोई ऐसी प्रोसेस करवानी हो जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर हो रहा हो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू अ हाई टेम्परेचर, तो हमें बाहर से कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमें हीट ही सप्लाई करनी हो, हम मैकेनिकल एनर्जी से भी वर्क करवा सकते हैं एक्सटर्नल, जिससे कि हीट का ट्रांसफर हो रहा हो। यहाँ हम केमिकल एनर्जी से भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी दे सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देके देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया? हमने एक आइस ली और हमने उस आइस को रख दिया सराउंडिंग में, मीन्स रूम टेम्परेचर पर रख दिया, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर पर जो आइस है वो पिघल जाएगी। अब जो आइस पिघल रही है वाटर के अंदर, या मैं कहूँ आइस मेल्ट हो रही है, क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? जी हाँ, वो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और वो स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि उस प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो हमारी ग्रेटर देन 0 है, तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। मीन्स हीट का फ्लो अगर हम देखें, अगर हमारे पास आइस है और उसके आसपास पानी है, तो अगर हम हीट का प्रोसेस देखें, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, तो हीट जो है कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? पानी से कहाँ जा रही है? आइस के अंदर जा रही है। कहाँ से कहाँ हो रही है? पानी से आइस के अंदर ट्रांसफर हो रही है हीट, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही है क्योंकि आइस पिघल रही है और पानी जो है और बन रहा है, या मैं कहूँ पानी का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर बन रहा है, और आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में वाटर आ रहा है और सॉलिड स्टेट में कम होता जा रहा है, ठीक है। तो आइस का ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही क्या पानी अगर हम सराउंडिंग में रख दे, क्या वो अपने आप आइस में बन सकता है? क्या नहीं, वो अपने आप आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करवाने के लिए हमें वाटर से क्या करना पड़ेगा? हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। जब तक वाटर से हम हीट को बाहर नहीं निकाल पाएंगे
तब तक वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा करने के लिए वाटर से आइस मींस वाटर से हीट को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। हम वाटर को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर हीट को निकाल के वाटर से और कहाँ भेज देगा, वो सराउंडिंग में भेज देगा। जो रेफ्रिजरेटर के आसपास का सराउंडिंग है वो वाटर से हीट को निकालकर बाहर फेंक देगा, और हीट जब निकलेगी वाटर से तो वाटर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, मीन्स वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम हीट का चेंज देखें, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो वाटर से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है। कहां से कहां हो रहा है, वाटर से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है, अपने आप हो रहा है नहीं, हम बाहर से वर्क करवा रहे हैं। वर्क कौन कर रहा है, वर्क कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेटर, वर्क हमारा रेफ्रिजरेटर कर रहा है। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं, अब हमें यहां पर वर्क करना पड़ेगा, मीन्स हमें वर्क दे रहे हैं ना, और वर्क किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो वो रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है ना। ठीक है, उस पानी को आइस में कन्वर्ट कर रहा है, कब, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज टेक इट इज डूइंग फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये समझ में आया। अब जो प्रोसेस देखोगे जो सराउंडिंग में पॉसिबल नहीं हो रही थी, मीन्स जब हमने रेफ्रिजरेटर से बाहर मतलब जब हमारी पानी पड़ा था, सराउंडिंग में पॉसिबल नहीं हो रहा था वो चीज कि मेरा वाटर जो है अपने आप आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो पॉसिबल हो जाती है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो भी पॉसिबल हो जाती है। तो इन्होंने वही चीज डिफाइन की है अपने स्टेटमेंट के अंदर। उन्होंने कहा है अगर हमें हीट का ट्रांसफर करवाना है फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर बॉडी टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी, देन वी हैव टू डू सम वर्क, then we have to do some external work which can be mechanical, which can be electrical, which can be मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी टाइप, केमिकल भी हो सकता। ठीक है, किसी भी टाइप का वर्क हो, हमें अगर उसको करवा रहे हैं एक्सटर्नली, हमें उसको करवाना पड़ेगा, वो प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। तो यही चीज उन्होंने डिफाइन की है, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाई थी। उसको मैंने आपको समझाया था किसका एग्जांपल लेके, एंट्रोपी चेंज का बता के, उसको मैंने आपको अच्छे से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बताया था। अगर आपने उसको नहीं समझा, नहीं देखा, तो प्लीज उसको देख कर आइए अच्छे से, उसमें भी आपको समझ में आएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, उसको नहीं देखेंगे तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले स्टेटमेंट की तरफ, और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा, इट मीन्स, यहाँ से देखो, it means we must need some work to perform on the system to make the heat to flow from colder region to a hotter region। इनका कहने का मतलब यही था बस, जो कि हम एवरीडे लाइफ, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती है उसमें भी हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, जिसे हम कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्या कहती है, इसका कहने का जो मतलब है वो यही है कि हम सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मींस अगर हमारे पास कोई भी इंजन है, या कार्नोट इंजन आपने सुना होगा इसका नाम, वो क्या करता है, हीट को लेता है हॉटर रीजन से, किसी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है और उसको वर्क में कन्वर्ट करवाता है, उसको क्या करवाता है, वर्क में कन्वर्ट कराता है। बट ये क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम जो वर्क में जो वर्क जो आ रहा है हमारे पास, वो क्या कर रहा है, कोई भी इंजन इतना पावरफुल नहीं है, या कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जो सारे के सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। इनका कहने का मतलब क्या है, वी कैन नॉट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क, सम हीट हैज टू बी वेस्टेड, या मैं कहूं सम हीट हैज टू बी गोज टू सिंक। ठीक है, सारे की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ हीट जो है सिंक में भी जाएगी।
समझ रहे हो? आप क्या करना, आपने कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप अगर जो अभी मैं आपको करवाऊंगा कार्नोट इंजन के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या। ठीक है, तो इनका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि सम हीट मस्ट एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द सिस्टम टू द रिजर्वायर, means that the efficiency of the heat engine cannot be greater than unity। efficiency क्या होती है? इन्होंने कहा कि the efficiency of the heat engine cannot be greater than unity, means efficiency किसी भी heat engine की वो 100% नहीं हो सकती, या वो एक से बड़ी नहीं हो सकती, never be greater than 1। आप कोई भी हीट इंजन ले लेना, ठीक है, जो इस पर वर्क करता हो, वो आप देखोगे, या आप साइलेंसर बाइक चलाते हो, वहां पर आपका फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है तो एनर्जी निकलती है, मींस हीट की जो हीट निकलती है, उस हीट से आपके क्या होता है, सिलेंडर के जो पिस्टन होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, कंप्रेस होते हैं। समझ रहे हो? जब फ्यूल होता है आपकी बाइक के अंदर, वो बर्न होता है, बर्न होने से क्या होता है कि हीट एनर्जी डेवलप होती है, और वो हीट क्या करती है, जो सिलेंडर्स होते हैं ना इंजन के अंदर, क्या होते हैं सिलेंडर्स, सिलेंडर जो है उसके अंदर पिस्टन लगे होते हैं, और पिस्टन गैस भरी होती है, वो एक्सपेंड और कंप्रेस होती है। जब वो एक्सपेंड और कंप्रेस होती है, उसी से आपको वर्क होता है, और वर्क होने से तभी आपकी बाइक चलती है। ठीक है, और आप देखते होगे कुछ टाइम आपने बाइक चलाई तो अब जो आपका साइलेंसर है बाइक का साइलेंसर गर्म हो जाता है, और वो गर्म किस लिए होता है, मीन्स कुछ ना कुछ हीट जो है वो साइलेंसर के अंदर गई है, साइलेंसर ने उसको एब्जॉर्ब किया, मीन्स वो एक टाइप का क्या है, सिंक बन गया है, जिसके अंदर हम हीट जो वेस्टेड हीट है, जो वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी, उसको उसमें ट्रांसफर होगी। ठीक है, साइलेंसर गर्म हो जाता है ना, तो आप यही तो वो समझाने की कोशिश करेंगे, मीन जितनी भी हीट है, सारी जो हीट है उसको वो वर्क, कोई भी इंजन उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, सारी की सारी हीट को वर्क के अंदर। ठीक है, एक आइडियल जो इंजन होता है वो भी सारे की सारी हीट को कन्वर्ट नहीं कर पाता। सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला जो हीट इंजन है ना, वो कार्नोट इंजन है, और उसकी भी एफिशिएंसी जो है 1 से कम होती है। ठीक है, उसकी भी एफिशिएंसी 1 नहीं होती, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम कार्नोट इंजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं होंगे तब, तो समझ में आया एफिशिएंसी क्या होती है। मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज करा एफिशिएंसी, तो चलो उस पर बात करते हैं कि पहले हमारी एफिशिएंसी एक्चुअल में होती क्या है। देखो, एफिशिएंसी जो होती है ना, वो होती है हमारी, डेट इज व्हाट वी गेट, हमें मिला क्या, हमें मिला वर्क। हम चाहते क्या थे, हम उस हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, वर्क मिल रहा था, वर्क डन। और हमने वर्क डन तो ले लिया, लेकिन हमें प्रोवाइड क्या किया, हमने उसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड की, मींस जितनी भी उसको जरूरत थी वर्क किया उसने, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ उसने जो हीट है वो रिलीज करी सिंक में। अभी आपने इस स्टेटमेंट में देखा कि सारे की सारी हीट तो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था वर्क के अंदर, तो कुछ ना कुछ अमाउंट उसने वेस्ट करी, और कुछ ही अमाउंट की जो हीट है उसने क्या करा, वर्क में कन्वर्ट किया। लेकिन हमने सप्लाई कितनी करवाई थी, मान लेते हैं कि हमने सप्लाई करवाई थी Q1 अमाउंट ऑफ हीट, उसने कन्वर्ट करी W, उसने कुछ वर्क परफॉर्म किया, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसने रिजेक्ट कर दी सिंक के अंदर। Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। तो अगर मैं कहूं कि उसने वर्क कितना किया, तो Q1 माइनस Q2 किया ना, कितना किया, Q1 तो उसने हीट ली, एब्जॉर्ब करी, बट Q2 क्या कर दी, उसने वेस्ट कर दी। तो उसने टोटल कितनी हीट यूज करी, दैट इज Q1 माइनस Q2, और इतना ही अमाउंट ऑफ उसने वर्क किया। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी एक वर्क डन हमारा कितना है, दैट इज Q1 माइनस Q2, और हमने दी कितनी उसको हीट, हमने उसको हीट दी Q1 अमाउंट। ठीक है, शुरुआत में तो उसने इतनी ऑब्जर्व करी ना, लेकिन बाद में तो उसने Q2 रिजेक्ट कर दी। तो नीटा जो है हमारा कितना निकल के आ रहा है, दैट इज Q1 माइनस Q2, सॉरी 1 माइनस, सॉरी देखो हमारा यहां से नीटा कितना निकल कर आ जाएगा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दैट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1। और आपको पता है जो Q2 है, जो रिजेक्ट हुई हीट है, वो हमेशा Q1 से लेस होती है, मींस Q2 का मोड हमेशा किससे लेस होगा, Q1 से। तो
क्या ये एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। क्या ये एफिशिएंसी इक्वल टू 1 होगी? इक्वल टू 1 कब होगी? जब या तो Q2 जो है हमारा 0 हो जाए। बट अभी हमने इसमें पढ़ा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि जो सारे की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। मीन्स Q2 कभी 0 हो ही नहीं सकता, और अगर Q2 कभी 0 नहीं होगा तो हमारी एफिशिएंसी कभी भी नेवर बी ग्रेटर देन 1, नेवर बी। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था। आपको समझ में आ गया होगा, दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको बताई। ठीक है, तो क्लोसियस ने क्या कहा कि मैं खुद रिवाइज करवा देता हूं। क्लोसियस ने कहा कि लोअर टेम्परेचर बॉडी से हम अपने आप हीट क्या है ट्रांसफर नहीं हो सकती टू हायर टेम्परेचर रीजन। ठीक है, या मैं ये कहूं कि कोल्डर रीजन से हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है टू हॉटर रीजन विदाउट द एक्सटर्नल वर्क डन विच वी डन। ठीक है, विच वी हैव टू डन। और कैल्विन प्लैंक ने क्या कहा? कैल्विन प्लैंक ने कहा कि सारे के सारे हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक को जाएगी, सिंक को रिजेक्ट होगी। ठीक है, और एफिशिएंसी जो है कभी भी एक से बड़ी नहीं हो पाएगी। तो चलते हैं हम, अब हमारा जो पार्ट आता है वो हम इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? हम इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के इंजन होते हैं और मेन हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी जो है मैं आपको बेसिक करवा देता हूँ इंजन्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हमारे कार्नोट इंजन के बारे में। ठीक है, ओके। देखो, इंजन्स जो है, आपने देखा होगा, आप बाइक चलाते हो उसमें एक इंजन लगा होता है तभी तो चलता है। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो उसमें भी एक इंजन लगा होता है तभी चल पाती है। जो क्या करता है? हीट को, मीन्स फ्यूल को बर्न करता है, और फ्यूल को बर्न करने से जो हीट एनर्जी डेवलप होती है उसको वो यूज करके उसका उससे वर्क डन करता है, और वर्क डन से ही आप जो एनर्जी है वो क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो वो कौन करता है? वो इंजन ही कर रहे होते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि हीट एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? वर्क के अंदर, या मैं ये कहूं कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आप साइकिल चलाते हो उसमें तो कोई इंजन यूज नहीं होता, आप क्या कर रहे हो? आप मैकेनिकल एनर्जी ही दे रहे हो। मीन्स अपने अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो आप पैडल को घुमा रहे हो तभी तो चल रही है। उसमें तो आप कोई फ्यूल नहीं डालते साइकिल के अंदर, वो तो आपकी खुद की एनर्जी जो है आप वेस्ट कर रहे हो उसको चलाने के लिए साइकिल। लेकिन जो आपकी जो बाइक होती हैं या मैं कहूँ कार होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आप फ्यूल डालते हो एक्सटर्नली, आप कुछ ना कुछ उसमें फ्यूल डालते हैं जो कि हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हीट में जो कन्वर्जन हुआ है वो कन्वर्ट करता है इंजन किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो हमारे पास 3 टाइप के इंजन होते हैं। ये होता है हमारा कार्नोट इंजन, जिसे हम हीट इंजन भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हीट इंजन। ये आइडियल इंजन होता है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मीन्स इसको कोई भी नेचर में नहीं बना सकता, ये एक थियोरेटिकल है, मैं कहूँ पेपर वर्क किया हुआ है इस इंजन का। ये एक आइडियल इंजन है। दूसरा पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल के अंदर काम करते हैं, जिसमें हम पेट्रोल डालते हैं और वो चलते हैं। ठीक है, पेट्रोल पे। और तीसरे टाइप की जो इंजन होते हैं वो हमारे होते हैं डीजल इंजन, जिसमें हम डीजल डालते हैं। देखो, पेट्रोल और डीजल के अंदर क्या होता है? पेट्रोल जो है उसके अंदर क्या होता है? मीन्स उसमें जो है इंजन के अंदर एक स्पार्क प्रोड्यूस करवाया जाता है, जिससे कि वो पेट्रोल जो है बर्न होता है, और उससे क्या है? हीट इंजन मीन्स हीट जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, पेट्रोल इंजन के अंदर एक स्पार्क प्रोवाइड किया जाता है। स्पार्क देने से क्या हो जाता है? वो पेट्रोल जो है बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट डीजल इंजन के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होता। वो क्या होता है? उसमें कंप्रेशन से डीजल इंजन के अंदर जो पिस्टन होते हैं वो कंप्रेस करते हैं उसको, गैस के अंदर कन्वर्ट, जो मिक्सचर होता है एयर और फ्यूल का, उससे हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप चाहे इसके बारे में थोड़ा गूगल में कर लीजिए, वैसे ये हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए कि ऐसे ऐसे इंजन होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमें जो मेन फोकस करना है वो कार्नोट इंजन के बारे में करना है, कि कार्नोट इंजन क्या होता है, किस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, देखो, तो डीजल इंजन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, आपने कहीं देखा हो गाड़ियों, डीजल जो गाड़ियां होती हैं उनके अंदर इस टाइप का इंजन होते हैं। और पेट्रोल इंजन जो जनरेटर्स आप देखते हो, तब
डे टू डे लाइफ में इन दोनों इंजन्स के बारे में आपने जानते ही होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्नोट इंजन की। ये एक आइडियल इंजन है, मीन्स ये कभी भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी ने इसको नहीं बनाया, लेकिन ये पेपर वर्क है जो पहले बहुत सालों पहले किया गया था, और ये इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है बाकी इंजन्स के कंपैरिजन में। जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं सबसे ज्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कुछ इस टाइप का कर्व बनाता है, मीन वो 4 प्रोसेस में कवर होता है। जो हमारा कार्नोट इंजन है वो 4 प्रोसेस करता है, 4 प्रोसेस, ठीक है। और जिसके अंदर जो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है। उसके अंदर पहले क्या था, एक आइसोथर्मल का एक्सपांशन होता है उसके अंदर। फिर जो सेकंड प्रोसेस होती है उसके अंदर होता है एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हम उसके अंदर करवाते हैं। 4 टाइप की प्रोसेस होते हैं कार्नोट इंजन के एक साइकिल के अंदर। एक साइकिल के अंदर उसको 4 टाइप की प्रोसेस होते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा मैंने आपको बताया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और जो थर्ड एक्सपेंशन है, मीन जो थर्ड टाइप की जो प्रोसेस है वो होती है हमारी आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन हमारी थर्ड टाइप की प्रोसेस होती है, और जो फोर्थ टाइप की जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये चारों प्रोसेस हमारे इंपॉर्टेंट है इस इंजन को पूरी अच्छे से स्टडी करने के लिए, ठीक है। और मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ, जो ये पहले वाला ग्राफ देख रहे हैं आप, ये इसे हम, ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा आइसोथर्मल का एक्सपांशन होता है, इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, और जो थर्ड है, और ये कुछ इस टाइप से चलती है, पहले इस तरह से होता है, देन इस स्टेप से, देन इस स्टेप, देन ये स्टेप, ठीक है। इसमें होता है हमारा एडियाबैटिक, सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें होता है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब ये होते किस तरह से है, क्या इनका वर्किंग होता है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो अब